नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नॉर्मली हम लोग क्लिनिक में पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज यूज करते हैं, परंतु मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जो नए होम्योपैथ का मतलब है कि नए स्वयं को मास्टर समझने लग गए हैं होम्योपैथी के, वो बहुत रेयर मेडिसिन्स का प्रयोग कर रहे हैं। अभी जो मेडिसिन 200 साल 250 साल से यूज की जा रही हैं, हजारों लाखों होम्योपैथ्स ने यूज किया जिनको, और उसके बाद कितने केसेस उनसे ठीक हुए, बहुत ऑथेंटिक हैं, वो दवाई इस्तेमाल ना करके वो कुछ ऐसे सिम्टम सेलेक्ट करते हैं जिनसे रेयर रेमेडीज आए। हो सकता है एक आध सिम्टम उनको मिल जाता है, बाकी तो वो खुद भी जोड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि इससे हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे होंगे, लेकिन जो पॉलीक्रेस्ट हैं ऑथेंटिक, उनसे भी हम उन केसेस को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। पर समस्या कहाँ है कि हमको वो पॉलीक्रेस्ट तो आते नहीं है, और जब हम नए रेयर मेडिसिन, जिनको मॉडर्न मेडिसिन, अभी अभी प्रूव करने वाली मेडिसिन बताया जा रहा है, जो अभी कुछ दिनों में प्रूव हुई है, तो जब उनका केस हम दिखाते हैं, उसके पीछे मानसिकता एक ही होती है कि हमारे जो कॉलेज से निकलने वाले नए बच्चे हैं, नए होम्योपैथ हैं, उनके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़े कि हम तो महान होम्योपैथ हैं और आप हमें फॉलो करिए। यानी ये नई दवाई का सिखाना नहीं है, ये सेल्फ प्रोपोगेशन है। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है सेल्फ प्रोपोगेशन से, पर समस्या ये है कि जो रेयर मेडिसिन्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी पे अभी बहुत सारे शक हैं, कंफर्म नहीं है। चलो ठीक है, कहीं से तो शुरुआत करनी होती है, उन्होंने की है। तो मैं आज जो मेडिसिन आपको पढ़ाऊंगा, बल्कि डिस्क्राइब करूंगा, पढ़ाना मैं किसी को नहीं कहता हूं क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूं। ये जो वीडियोस बनाता हूं मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बनाता हूं, इसलिए पूरी ईमानदारी से बनाता हूं। पर इसके पीछे भावना तो एक ही होती है कि ये जो कुछ मुझको अनुभव आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी इन दवाइयों को क्लिनिक में आसानी से यूज कर सको। और जो होम्योपैथी के मिथ्स हैं, मैं अपने लेक्चर के माध्यम से उनको तोड़ना चाह रहा हूं, तोड़ रहा हूं। तो ऐसी एक दवाई है मर्क आयोडेटम फ्लेवम, MIF के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका नॉर्मली जो होम्योपैथ प्रयोग करते हैं, और मैं भी करता था, जो कॉलेज में हमको सिखाया जाता है कि मोस्टली ये गले की प्रॉब्लम से शुरू होती है, उसी में इस्तेमाल होती है जब गले में दर्द, टॉन्सिल्स का या और कोई इन्फ्लेमेशन राइट साइड ऑफ थ्रोट शुरू होता है और वो लेफ्ट में जाता है और साथ में कुछ मर्क्यूरियल सिम्टम होते हैं, तो फिर इस दवाई का हम सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। 99% से भी ज़्यादा होम्योपैथ इस दवाई का इतना ही सीमित प्रयोग करते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि हमको इस दवाई के बारे में कोई भी जानकारी है नहीं। इसीलिए जो लिटरेचर है हमारा, मैट्रिया मेडिका में भी बहुत कम जानकारी है मानसिक लक्षणों के आधार पर, और रिपर्टरी में भी बहुत कम जानकारी है, बहुत कम लक्षण दिए हुए हैं। तो इसलिए हम इसकी पर्सनैलिटी, इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ नहीं पाते हैं। जब समझ नहीं पाते हैं तो इसका प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो प्रयोग ना करने के पीछे वजह है कि हमारी नासमझी। तो अभी कुछ पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब एक बार आप इसको समझ जाओगे तो फिर बहुत सारे फील्ड में
तरह तरह के रोगों में इस दवाई का इस्तेमाल बहुत सफलतापूर्वक कर पाओगे, यानी इस दवाई का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। तो शुरू करते हैं। यह मर्कसॉल का प्रोटो आयोडाइड है, मतलब इसके जो एक मॉलिक्यूल है उसमें मरकरी और आयोडीन दोनों के एक एक परमाणु यानी एटम होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यह आयोडीन और मरकरी दोनों के लक्षण उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं है कि मर्क आयोडाइड में मर्कसॉल के भी लक्षण होंगे और आयोडियम के भी लक्षण होंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जब दो या दो से ज्यादा तत्व माने एलिमेंट के मिलने से एक नई चीज बनती है, नया पदार्थ बनता है, उसको यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो उसके गुण जिस तत्वों से मिलकर वो बना है उससे बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिनसे उसकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। जैसे अगर उदाहरण लें तो जो पानी है, जल है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। एक एटम हाइड्रोजन का और दो एटम हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल या एक एटम ऑक्सीजन का होता है H2O। तो अब ये दोनों गैस हैं और दोनों ही ज्वलनशील हैं, यानी इनमें आग पकड़ने की क्षमता होती है या आग को सपोर्ट करने की क्षमता होती है, जैसे ऑक्सीजन में। लेकिन जो जल बनता है इनके मिलने से, कंपाउंड जो बनता है वो आग को बुझाने का काम करता है और लिक्विड है। तो दोनों जल के और आग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों के गुण बिल्कुल अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कंपाउंड बना है उसमें उसके जो अवयव हैं उनके भी गुण धर्म होंगे, परंतु हमारे होम्योपैथ तो ऐसा ही करते हैं कि जैसे नेट्रम म्योर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम आयोडाइड, नेट्रम कार्ब वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं भाई इसमें तो नेट्रम के पूरे जो भी ये सारे कंपाउंड है तो सोडियम के मिलते जुलते लक्षण तो सभी में पाए जाएंगे, और फिर उसमें आयोडीन के लक्षण हो गए तो उसमें नेट्रम आयोडाइड दे दो, क्लोराइड के लक्षण हो गए तो नेट्रम म्योर दे दो। ये सब तुक्केबाजी है, कोई साइंटिफिक व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट होता है जैसे आयोडीन है वो एक एलिमेंट है, उसमें एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड, उसमें जो क्लोराइड है वो क्लोराइड है, क्लोरीन नहीं है। तो जो क्लोराइड है वो एक आयन है, उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन न्यूट्रल एटम से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए प्रूविंग के समय इनकी जो भी आयन के और एटम के जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल अलग होती हैं, उनके लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं। अब मान लो हम जल की प्रूविंग करें, यानी वाटर की प्रूविंग करना शुरू करें, वैसे अगर ऐसा कभी संभव हुआ तो इसकी प्रूविंग से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं ऐसे लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। ये सिद्धांत अन्य सभी यौगिकों यानी कंपाउंड्स एवं उनके अवयवों पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर नमक सोडियम क्लोराइड यानी नेट्रम म्योर के लक्षणों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि नेट्रम म्योर द्वारा उत्पन्न लक्षण, जो लक्षण पैदा हो रहे हैं, वो सोडियम एवं क्लोरीन द्वारा उत्पन्न लक्षणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि यौगिक को किसी एक द्रव्य पदार्थ में घोलने के बाद उसके जो अवयव है यानी जिनसे मिलकर वो बना है, दो विभिन्न प्रकार के आयन में से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं में टूट जाते हैं, जिन पे विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश से वो परिपूर्ण होते हैं।
जैसे यानी कोई नेगेटिव आयन होगा या कोई पॉजिटिव आयन होगा, जबकि किसी भी पदार्थ के अणु या परमाणु आवेशहीन यानी न्यूट्रल होते हैं। इसलिए किसी पदार्थ के जो आयन हैं उनके गुण धर्म उसके अणुओं के गुण धर्म से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो एक तत्व के द्वारा, तत्व माने कोई भी चीज, एलिमेंट, विशिष्ट लक्षण उत्पन्न किए गए हैं जिनका अध्ययन प्रायः तत्वों के थीम के रूप में किया जाता है। यानी हमारी होम्योपैथी में एक प्रचलन है कि ये नेट्रम का थीम ये है, पोटेशियम का थीम ये है, आयरन का थीम ये है। तो ये जो थीम बेस्ड स्टडी है सटीक नहीं है, कुछ आइडिया दे सकती है, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। ये 100% सटीक नहीं है। ये सटीक वो होता है जिसके ऊपर, जो किसी प्राकृतिक नियम के ऊपर आधारित होता है। वो ये तो परिभाषा प्राकृतिक का कोई नियम है नहीं। तो अब तो वह उसके अन्य तत्वों के साथ बने उसके यौगिकों में ही पाए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्लोराइड का जो थीम बताया गया है हमारे लेखकों के द्वारा, वो सोडियम क्लोराइड यानी नाइट्रम म्योर, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब मैग्नीशियम म्योर, बेरियम क्लोराइड मतलब बेराइटा म्योर आदि अन्य जो क्लोराइड हैं उनके जो यौगिक हैं उनमें अवश्य पाए जाएंगे। ऐसा है नहीं। मतलब जो 3 दवाई हैं, नाइट्रम म्योर, बेराइटा म्योर और मैग्नीशियम म्योर, तो तीनों में म्योर है यानी क्लोराइड का आयन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्लोराइड के आयन के गुण तीनों पदार्थों में, तीनों दवाइयों में पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर थीम बेस्ड जो स्टडी है उसमें ऐसा ही कहा जाता है। इसलिए स्टडी पूरी तरह से सटीक नहीं है। तो अतः किसी भी औषधि का थीम के आधार पर अध्ययन करना औषधि के बारे में हमको भ्रमित करता है। अतः किसी भी प्रकार के थीम पर आधारित अध्ययन बिल्कुल भ्रामक है, मतलब हमें दिशाहीन करने वाला है, सही नहीं है। तो यह तथ्य अन्य प्रकार के थीम पर भी लागू होता है। जैसे कि अगर कोई औषधि किसी पशु यानी एनिमल किंगडम से बनाई गई है तो उसमें कुछ लक्षण ऐसे अवश्य ही होंगे जो अन्य पशुओं से बनाई गई औषधियों में भी पाए जाते हैं। यानी जैसे मान लो नाजा है, टेरेंटुला है, एपिस है और बहुत सारी एनिमल किंगडम से आने वाली दवाई हैं, तो उनमें कुछ विशेष लक्षण सभी दवाइयों में एक जैसे होंगे। अगर सभी दवाइयों में एक जैसे होंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उससे सिर्फ आप ये जान सकते हो कि ये एनिमल किंगडम से बनाई गई रेमेडी है। और बहुत बार वो भी संभव नहीं होता है, क्योंकि एनिमल भी बहुत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कुछ एनिमल सैलामेंडर जैसे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 6-6 महीने तक अपने स्थान पे एक ही जगह पड़े रहते हैं, जरा सा भी मूवमेंट नहीं करते हैं। और कुछ जैसे हमारे लॉयन हैं और बड़े बड़े जानवर हैं, या रेप्टाइल्स भी हैं जैसे स्नेक्स हैं, वो बड़ा फास्ट मूवमेंट करते हैं। तो एनिमल होने के बाद वो मूवमेंट ही करेगा ये कोई संभव नहीं है। कोरल्स हैं वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो चीजें लगे होते हैं जमीन पर ही, वो मूवमेंट करते ही नहीं है। तो वो जरूरी नहीं है कि एनिमल किंगडम से बनाई गई दवाइयों में एक जैसे गुण होंगे। तो एनिमल किंगडम का जो थीम है फंडामेंटली रॉन्ग थीम है। मतलब अतः प्रत्येक औषधि का अध्ययन अलग अलग करना चाहिए। मतलब जितनी भी दवाइयां हैं, चाहे वो एनिमल किंगडम से आई हैं, चाहे प्लांट किंगडम से आई हैं, चाहे मिनरल किंगडम से आई हैं या किसी और सोर्स से आई हैं, तो उनको हम थीम के आधार पर एक बांध नहीं सकते। हर औषधि का बिल्कुल इंडिविजुअल, जैसे दूसरे किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है, ऐसे उसके सिम्टम का अध्ययन करना चाहिए। वो सटीक तरीका है, वो उस दवाई की सटीक पहचान बनाएगा। जैसे प्रत्येक औषधि को उसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही समझा जाना चाहिए। औषधियों का वर्गीकरण, उनकी प्रकृति को समझना उचित नहीं है। तो इस संदर्भ में हम इस औषधि का अध्ययन करेंगे, यानी बिना किसी थीम के।
तो इसका अध्ययन करते समय हमें मरकरी और क्लोरीन के व्यक्तिगत गुणों की तरफ ध्यान बिल्कुल हम नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरी गलत है। तो इस औषधि के बहुत कम मानसिक लक्षण रिपोर्टरी में दिए गए हैं। इतने कम लक्षणों के आधार पर औषधि की विशिष्टता को समझाना या समझना काफी कठिन काम है। इसी कारण से इस औषधि का क्लिनिक में बहुत सीमित प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर गले की खराबी में हम इसको देते हैं। तो होम्योपैथ प्रायः इस औषधि का प्रयोग दाहिने तरफ का गला खराब होने पर करते हैं। साथ ही साथ वो इस प्रकार के गला खराब वाले रोगी में मरकरी के भी लक्षणों का मिलान करते हैं, जबकि जरूरी नहीं है वो पाए जाएं। तो जबकि औषधि के चुनाव करने का यह तरीका सटीक तरीका नहीं है, मानसिक लक्षणों को समझने के उपरांत प्रत्येक औषधि के कार्य करने का क्षेत्र बहुत विस्तृत यानी बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, और फिर हम प्रत्येक औषधि का उपयोग हर प्रकार के रोगों में कर सकते हैं, चाहे उन रोगों के बारे में होम्योपैथी की पुस्तकों में कभी भी कोई जिक्र तक न किया गया हो। जैसे सपोज टायराइड है, इसके बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम नहीं दिए गए हैं, तो परंतु अगर हमें समझ आ जाएगा मर्क प्रोटोआयोडाइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, तो फिर हम इसको जुकाम से लेकर कैंसर तक हर प्रकार के रोगों में दे सकते हैं और सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको समझते हैं। ये रोगी स्वभावतः बाय नेचर बहुत अधिक जिंदा दिल व्यक्ति होता है, मतलब खुश रहने वाला, उछलते रहने वाला, प्रफुल्लित रहने वाला। रूब्रिक दिए गए हमारी रिपोर्टरी में मर्थफुल एंड इलेटेड। इलेटेड माने जो ऊपर की तरफ फुदकता रहता है, यानी खुशी उसमें इतनी ज्यादा है कि वो हर तरफ चहकता रहता है। अभी इसके साथ बात कर रहा है, अभी उसके साथ बात कर रहा है, अभी इस टॉपिक पे बात कर रहा है, अभी उस टॉपिक पे बात कर रहा है। यानी जैसे छोटा जब अब कि शादी ब्याह में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो वहां मतलब बिना मतलब के फालतू बातें हम बोलते हैं, और वहां सभी बोल रहे होते हैं क्योंकि सभी, लेकिन जो शादी को एंजॉय नहीं कर रहा होता वो एक कोने में बैठा होता है, वो उस बातचीत में हिस्सा नहीं ले रहा होता। अदरवाइज तो हम बिना मतलब ही कुछ भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो जो खुशी है वो हमारे अंदर से ऐसी बातों को निकलवा रही होती है। तो वो चहकना कहते हैं उसको हम लोग, या उछलना कहते हैं, कि जो उछलने का मतलब जो खुशी से उछल रहे होते हैं, फुदक रहे होते हैं, जोश में भरे होते हैं, तो वो इलेटेड, ऐसा प्रकृति इस दवाई की होती है। तो ये अपनी जिंदा दिली को हर प्रकार से फिर व्यक्त करते रहते हैं। बोलना तो मैंने बताया एक प्रकार के, तो जैसे तो खुशी में उछलता रहता है, और इसी खुशी के कारण ये काफी बातूनी होता है, लोकेशियस नहीं होता। तो मतलब किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बोल सकता है, 2 सेंटेंस बोल दिए, फिर दूसरे पे बोल दिए, फिर तीसरे पे बोल दिए, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता है। जैसे किसी से छेड़खानी कर रहा है, किसी को कुछ भी बोल के छेड़ दिया, फिर दूसरे टॉपिक पे बात करने लगा, मतलब कोई इसका बहुत सीक्वेंशियल नहीं होता है। तो ये इसलिए ये लोकेशियस नहीं कहते इसको, पर बोलता है, बिना बोले तो मजा आता नहीं है। मतलब वो गंभीर खुशी वाला नहीं होता है, एक्सटेसी वाला ये नहीं होता है, ये एक्सप्रेस करता है बाहर की तरफ। एक्सटेसी आपके अपने आप को, अपने हालात को खुद एंजॉय कर रहे होते हो, पर ये उस हालात को एंजॉय कर रहा है और उस एंजॉय को दिखा भी रहा है सबको, छुपा नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा खुश है अंदर से। मतलब छोटी सी भी बात का बहुत विस्तार से बताना, चाहे सामने वाला उसकी बातों में रुचि ना दिखा रहा हो अथवा दिखा रहा हो। जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल से वापस आता है, वो खुश होता है, तो अपनी माँ को सभी कुछ विस्तार यानी डिटेल में बता रहा होता है, जबकि माँ उसकी बातों में ज्यादा रुचि नहीं ले रही होती है, वो उसका काम वाम कर रही होती है, तो वो अपने काम में व्यस्त रहती है। और ये बच्चा बहुत ही छोटी से छोटी बात को भी बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बताए चला जा रहा है, यानी एक्साइटेबल होता है खुशी के मारे। तो अपनी इन खुशियों में वह उत्तेजनावश दूसरों को भी शामिल कर लेता है।
जैसे बच्चे ने अपनी खुशी में माँ को शामिल कर लिया, उसको बड़ा मजा आ रहा होता है कि अपने स्कूल की बातों को वो बता रहा होता है कि मम्मी आज ये हुआ, वो हुआ, उसने ये कहा, टीचर ने वो कहा, टीचर ने उसकी पिटाई कर दी, टीचर ने उसको डांट दिया, उसको शाबाशी दे दी, वगैरह वगैरह। तो जबकि माँ को ऐसे, उसका तो एक रूटीन काम है, उसको मालूम है ये सब होता है, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती, पर वो नाराज भी नहीं हो रही थी, नहीं तो बच्चे की खुशी दब जाएगी। इसको कहते हैं मर्थ। तो उसकी यह खुशी पूर्व उत्तेजना तब तक बनी रहेगी जब तक उसकी जिंदगी में कोई नई परेशानी न शुरू हो जाए। पर वो परेशानी भी जब होती है तो वो भी इसकी खुशी को दबा नहीं पाती है, वो थोड़ी देर के लिए दबाती है, फिर खुश हो जाता है। आगे के रूब्रिकों में हमें पता लगेगा ये बात। परेशानी, चिंता आदि इसकी इस उत्तेजना को थोड़ी देर के लिए दबा पाती हैं, अर्थात ये थोड़ी देर ही परेशान होता है, परंतु कुछ देर पश्चात पुनः उस परेशानी वाली स्थिति से बाहर आ जाता है, यानी फिर खुशी दिखने लगता है, अर्थात फिर से चहकना शुरू कर देता है। मतलब कि परेशानी का एक दौर आता है और इसकी खुशी को कुछ देर के लिए दबा देता है। मतलब कि सुबह कुछ देर के लिए खुश रहता है, फिर दोपहर से 2 बजे या 4 बजे तक मतलब कुछ देर के लिए थोड़ा परेशान होता है, और शाम के समय फिर इसके अंदर एक खुशी का दौर चालू हो जाता है, और फिर पूरी रात इस सुबह तक परेशान रहता है। तो ये ऐसा रिपर्टरी में दिया गया है। तो रिपर्टरी के निश्चित समय में, मतलब रिपर्टरी में ये निश्चित समय दिए गए हैं कि 2 से 4 तक परेशान रहता है, रात को परेशान रहता है, शाम को खुश रहता है, सुबह उठता है तो थोड़ा निराश रहता है, ये ऐसे। पर ऐसे ये सटीक घड़ी देर के नहीं चलता है ये सिस्टम। ये एक इंडिकेशन है कि ये इस वक्त ऐसा रहेगा, उस वक्त ऐसा रहेगा, इस हालात में ऐसा रहेगा तो उस हालात में ऐसा रहेगा। अब शाम 6 बजे से सुबह तक सभी परेशानियों को ज्यादा महसूस करता है, यानी दुखी रहता है, परेशान रहता है। क्यों? इस बात का ये संकेतक है कि जब ये अकेला होता है, यानी रात में तो अकेला हो गया, तो उसको करने को काम धंधा कुछ है नहीं, अब तो सोचेगा बैठ के, सिर्फ अपने आप ही विचार आ जाएंगे दिमाग में, तो सारा ध्यान अपनी समस्याओं पर जाता है। और जब किसी भी कारण से इसको उत्तेजना प्राप्त हो जाए, यानी रात में भी अगर उत्तेजना मिल जाए, तो वहां भी ये सारी फिक्र चिंता भूल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रात है घड़ी देख के इसको दुखी होना ही होना है, ऐसा नहीं है। तो रात इंडिकेट करती है अकेलेपन को, जहां करने को कुछ नहीं है, किसी से बातचीत करने को कुछ नहीं है, वो इसको अच्छा नहीं लगता है। तो जब किसी भी कारण से इसको उत्तेजना प्राप्त होती रहती है, मतलब उत्तेजना कैसे प्राप्त होगी? वो तभी होगी जब आपके मनपसंद का कोई काम मिल जाए, जो आप करना चाहते थे वो मिल जाए, तो फिर मजा आएगा उस काम में, तो तब ये फिर खुश रहेगा। तो मनपसंद चीजें जब करने को मिलती हैं तो ये खुश रहता है, क्योंकि व्यक्ति का पूरा ध्यान उस कार्य में लिप्त हो जाता है। जैसे तो व्यक्ति उसी कार्य में खो जाता है, यानी जिसमें कोई पसंद कर रहा है। अब जैसे मैं उदाहरण को बता रहा हूं, एक महिला रोगी जो अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा दुखी है। अब क्या समस्याएं ये आगे बताएंगे, और फिर इससे संबंधित जो केस मैं डिस्क्राइब करूंगा उसमें भी बताऊंगा। जबकि इलाज करवाने के लिए जब वो मुझे फोन करती है तो बहुत दुखी आवाज में बात शुरू करती है। अब क्योंकि ये तो एक बहुत पुरानी है मेरी जानकार, मेरे से बहुत सालों से पूरा परिवार इलाज कराता है, तो हमारे साथ इसका एक भावनात्मक रिश्ता है। मतलब मेरा नहीं होता है किसी के साथ, पर दूसरों का मेरे साथ हो जाता है। तो भावनात्मक रिश्ता है, तो इसको मेरे से बात करना अच्छा लगता है। परंतु जैसे जैसे ये बातचीत आगे बढ़ती है, यानी जैसे जैसे अपनी बातें बताती है मुझको, वैसे वैसे इसकी परेशानियां घटने लगती है। परंतु जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, इसकी परेशानियां घटने लगती हैं, बात करने का ढंग बदलने लगता है, और फिर धीरे धीरे ये हंस हंस कर बात करने लगती है। हंस हंस कर बात कब करेगा? जब उसका ध्यान परेशानियों से हट जाएगा। तो बात करते करते ही ध्यान परेशानियों से हट गया, अब इसका ध्यान मेरे में इन्वॉल्व है, तो ये खुश होने लगी। अर्थात मेरे से बातचीत करने में मजा आने के कारण वो इन सभी परेशानियों को पूरी तरह से भूल जाती है। इसी पे मैंने इसको मर्क आयोडेटम फ्लेवम दिया था। तो मर्क आयोड फ्लेवम अकेली दवाई है जो किसी भी कार्य में लिप्त होने से अपनी सारी समस्याओं को भूल जाती है। अर्थात इसमें लोगों के प्रति जुड़ाव की शक्ति बहुत ज्यादा होती है।
तो रिपर्टरी में इसके लिए केवल एक ही रूब्रिक दिया गया है, केयर्स सिम्टम्स डिसअपियर ड्यूरिंग केयर्स। परंतु इस औषधि में केवल केयर्स, मतलब केयर्स का मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखना, दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने की समझ, उसका जिक्र है इसमें। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ केयर के समय इसकी समस्याएं कम होंगी, ये जहां भी किसी भी काम में इन्वॉल्व होगी, जो कि इसके स्वभाव है कि उस काम में जी जान से जुट जाना, तब भी इसकी परेशानियां घट जाएंगी। ये भूल ही जाएगी कि इसको कोई परेशानी भी लाइफ में है। तो दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने की समझ की बात नहीं है, बल्कि हर स्थिति से जुड़ाव की भावना है। मतलब कि इस औषधि में एक जोश और तीव्र खुशी होती है, मर्थ इलेटेड, हर समय खुश रहने वाला तथा दूसरों को खुश रखने वाला व्यक्ति होता है मर्क आइडेटम फ्लेवम। यहां तक कि दूसरों को सुखी रखने के लिए उनको शोषण, यानी जो उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, किसी को भी शोषण और हर प्रकार की परेशानी को भी दूर करने के लिए ये सारी व्यवस्था से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये रेवोल्यूशनिस्ट भी होता है। जब ये बनी बनाई व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रहा होता है, तो अपनी हर परेशानी ये भूल जाता है कि उसकी भी समस्या है। मतलब कि दूसरों की देखभाल पूरी ईमानदारी से, दिल लगाकर और अपनी पूरी शक्ति से करता है। यानी घर में मान लो देख रहे हैं कि बहू को सताया जा रहा है, पति सता रहा है, या सास ससुर सता रहे हैं, और कुछ सता रहे हैं, अन्याय हो रहा है, तो ये बर्दाश्त फिर नहीं करता है। तो ये फिर अपने पिता के खिलाफ भी लड़ेगा, माँ के खिलाफ भी लड़ेगा, भाई के खिलाफ भी लड़ेगा, और उस बहू को सुख पहुंचाने की कोशिश करेगा, उस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा कि बहू है तो इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये उसके खिलाफ लड़ता है, और जब ये लड़ता है तो फिर ये भूल जाता है कि उसकी अपनी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उधर फिर ध्यान नहीं जाता, इसका पूरा ध्यान उस बहू की समस्या को दूर करने में लग जाता है। ये इसका एक विशेष लक्षण है। तो मतलब ये कब होगा? जब ये दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला व्यक्ति होता है। तो रूब्रिक्स दिए हैं, केयर्स फुल ऑफ सिम्टम्स डिसअपियर ड्यूरिंग केयर्स, वरिंग फुल ऑफ सिम्टम्स डिसअपियर वाइल वरिंग। मतलब चिंता किसी चीज की हो तो इसके अपने सिम्टम गायब हो जाते हैं। अब इसमें जो दवाई की जिस डॉक्टर ने प्रूविंग की थी, उसने अपना एक केस किसी जर्नल में निकाला है, हैनिमान मंथली में, वहां से मैं थोड़ा लिख रहा हूं इसको। तो उस डॉक्टर ने अपना एक केस शेयर किया है उसके साथ। वो लिखते हैं कि प्रूविंग के समय दवाई लेने के 3 दिन बाद तक मैं पुरप्यूरल पेरिटोनाइटिस के एक केस को बहुत बारीकी से देखने लगा, यानी उसका इलाज करने लगा, और उसके साथ मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया। यानी जब मैं उसको देख रहा था, मरीज का इलाज कर रहा था, तो मैं उसी में खो गया, भावनाओं के कारण जुड़ गया उससे। यानी मतलब पूरा ध्यान उस केस पे लगा रखा था मैंने। तो मतलब इलाज कर रहे ये इस दौरान मेरे हृदय में उस रोगी के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति थी, और रोगी को लेकर तरह तरह की चिंताएं बनी हुई थी कि भाई सही होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, सही तो होना चाहिए। मतलब पूरा उस केस में इन्वॉल्व था ये डॉक्टर। तो जब इन्वॉल्व था तो इन 3 दिनों के दौरान मुझे अपना कोई भी लक्षण महसूस तक नहीं हुआ। परंतु जब मैं रोगी की तरफ से चिंता मुक्त हुआ, यानी रोगी ठीक हो गया, डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया, तो फिर इसका ध्यान अपनी तरफ जाने लगा, और जो भी इसको समस्याएं रहती थी पहले, जो कि मरीज की देखभाल करते समय खत्म हो गई थी, वो सब वापस पहले से ज्यादा तीव्रता के साथ वापस आ गई। एक और केस है। एक अन्य केस में एक 50 वर्षीय गृहिणी जो कि एक फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहती थी। फ्लैट में बहुत सीमित जगह थी, छोटा फ्लैट था। तो इसी दौरान उसके जो वृद्ध सास ससुर भी उसके साथ रहने के लिए आ गए। 2 लोग जुड़ गए उसी परिवार में। तो उनके जुड़ने से इसको बहुत ज्यादा समस्या नहीं आई, इसने एडजस्ट कर लिया।
परंतु उनसे उसको कोई परेशानी नहीं हुई, उनकी भली भांति ये देखभाल कर रही थी। ऐसा करते हुए उसको 2 साल हो चुके थे, यानी 2 साल में सास ससुर के कारण उसको कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। परंतु अभी पिछले 2 महीने से इसके सास ससुर के घर का सामान भी इसी फ्लैट में आ गया, और सामान के साथ साथ कॉकरोच भी आ गए। उनके सामान में कॉकरोच थे, तो वो सामान के साथ इसके घर में आ गए, जो किसी भी प्रकार से खत्म नहीं हो रहे थे। ज्यादा सामान आने के कारण अब सामान में घर में इधर उधर फैला हुआ था, उसको रखने की जगह कोई थी नहीं, तो सामान बड़ा अस्त व्यस्त था, व्यवस्थित हो नहीं पा रहा था। फिर भी ये अपने सास ससुर को उस गैर जरूरी सामान को बेचने के लिए नहीं कह पा रही थी, यानी उनकी भावनाओं की इसको इतनी कदर थी, क्योंकि ऐसा करने से उनको दुख होगा, क्योंकि वो लोग पहले ही काफी सारा सामान बेच चुके हैं। उनकी भावनाओं का ख्याल करके यह उन लोगों से सामान बेचने के लिए नहीं कह पा रही थी, केयर्सफुल ऑफ। परंतु जगह की तंगी के कारण बहुत ज्यादा परेशान भी थी, जिसके कारण ये डिप्रेशन में चली गई। परंतु ये डिप्रेशन अभी भी परमानेंट नहीं हुआ था, स्थायी नहीं हुआ था। ये नहीं था कि 24 घंटे दुखी और परेशान ही रहती है। तो इसका डिप्रेशन कुछ इस किस्म का था कि बीच बीच में डिप्रेशन का दौरा आता है, जब वो फेज निकल जाती है तो फिर ये ठीक हो जाती है, फिर ये खुश रहने लगती है। तो इसको कहते हैं मूड चेंजेबल, मूड अल्टरनेटिंग। परंतु हो क्या रहा था कि धीरे धीरे डिप्रेशन यानी उदासी वाली अवस्था लंबी होती जा रही थी और खुशी वाली अवस्था घटती जा रही थी, यानी ये डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो इसको अपने इस माहौल में घुटन हो रही थी। घुटन क्यों हो रही थी? क्योंकि घर में इधर उधर आराम से चल नहीं पा रही थी, चिड़चिड़ाहट होती, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस समस्या से कैसे छुटकारा मिलाए। तो कंफ्यूजन ऑफ माइंड, वार्म रूम इन। वार्म रूम माने गर्म कमरा जिसमें थोड़ा सा गर्मी होती है, जिसमें आसानी से आप सांस नहीं ले सकते। तो सांस क्या नहीं ले सकते? क्योंकि घर में जगह ही नहीं है। तो जब ये मूव करती है, इधर टकराती है, उधर टकराती है, इधर बच के निकलती है, उधर से बच के निकलती है, कभी काकरोच घूम रहा होता है उससे बचती है, उसको मारती है। तो ये सब हर वक्त का एक तनाव इसके सर पे रहता था, तो इससे चिड़चिड़ी हो गई थी। परंतु यह जब इसके मन से इस वातावरण का बोझा हटता किसी भी कारण से, तो ये थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, वॉकिंग इन ओपन एयर अम्लोरेट। दूसरा रूब्रिक है चीयरफुल इन ओपन एयर। तो जब इसने मुझे दवाई लेने के लिए फोन किया तो ये बहुत ही ज्यादा दुखी और निराश थी। परंतु जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ने लगती है, वैसे वैसे इसकी आवाज से दुख कम होने लगता है और खुशी प्रकट होने लगती है। परंतु कुछ देर पश्चात तो ये हंस हंस कर बात करने लगती है, जैसे तो इसकी जिंदगी में कोई परेशानी ही ना हो। इसको लेते हम ऑक्यूपेशन डायवर्जन एम्लोरेट, और दूसरा है एक्साइटमेंट एम्लोरेट। मतलब जब इसका ध्यान कहीं दूसरी जगह दूसरे कार्य में लग जाता है तो ये अपनी सभी परेशानियां भूल जाती है। परंतु इस रूब्रिक में काफी सारी औषधियां दी गई हैं, परंतु सभी औषधियों के दुख कम होने की वजह अलग अलग होती है। जैसे मान लो ऑक्यूपेशन एम्लोरेट में 10 दवाइयां हैं, तो वो 10 दवाइयां ये नहीं है कि वो काम में व्यस्त होगी तभी होगा, तो उनकी वजह सबकी अलग अलग होगी। मतलब ये है कि जब तक हो सके या खुश और मस्त रहने का प्रयास करती है मर्क आइडोटम फ्लेवम। मतलब कि उदासी या परेशानियों को अपने ऊपर ये कभी भी हावी नहीं होने देती। रूब्रिक दिया गया सिंगिंग सैडनेस आफ्टर, यानी अगर सैडनेस आई भी है तो अपने आप को सैडनेस से निकालती है और खुश होने का प्रयास करती है। रूब्रिक दिया, और इस रूब्रिक में ये अकेली दवाई है। मतलब उदासी के बाद गाना गाना, गाना गाना खुशी प्रकट करने का एक तरीका होता है। मतलब गाना खुशी में गाया जाता है, कोई उदास होकर तो गाता नहीं है। तो विस्लिंग मतलब सीटी बजाना। अब सीटी आदमी अपने मुंह से तभी बजाएगा जब वो मस्त होगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जानबूझ के की गई क्रिया नहीं है। तो विस्लिंग और सिंगिंग दोनों ये दिखाते हैं कि वो बहुत प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है, कोई बोझा नहीं उठा के जीता है। तो जिंदगी में किसी प्रकार की रुकावट अड़चने इसको पसंद नहीं है।
जिंदगी खुलकर मस्ती में जीना चाहता है और जीती भी है ये, परंतु दूसरों को इससे परेशानी ना हो इसका भी ये ख्याल रखती है, यानी दूसरों की केयर भी करती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी खुशी के लिए जो मर्जी करूं और दूसरे जाए बाहर में, ये ऐसी प्रवृत्ति की नहीं है। केयर्स फुल ऑफ, पर जब दूसरों की देखभाल भी करती है तो इसी से पूरा खो जाती है और यहां तक कि वो अपनी परेशानी भी भूल जाती है। परंतु गैर जरूरी बंधन, टोका टाकी इसको पसंद नहीं है, यानी जो भी इसकी खुशी को रोकने वाली चीजें हैं वो फिर इसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। रूब्रिक्स है इसमें इरिटेबिलिटी लुक्ड एट, इरिटेबिलिटी नॉइज एट, इरिटेबिलिटी टच्ड व्हेन, मतलब कि वो अपने अंतरंग व्यक्तिगत मसलों पर किसी के साथ जरा भी बात नहीं करना चाहती, मतलब कि सब मिलकर मस्ती करो, मेरी जिंदगी में क्या परेशानी है उधर घुसने की कोशिश मत करो। अगर कोई उस दुखती रग को छेड़ता है, यानी कोई ऐसी बात करने लगता है जो इसकी निजी है, तो फिर ये इसको बहुत गुस्सा चढ़ता है। परंतु फिर भी जीवन में कोई शक्ति मतलब अभी शक्ति कौन सी हो सकती है, ये कोई व्यक्ति हो सकता है जो इससे ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी घर में इससे ज्यादा चलती हो, ऑफिस में ज्यादा चलती हो, हालात, बीमारी आदि। तो ऐसी चीजें हैं जो इसकी इस स्वतंत्रता को खत्म कर देना चाहती है, मतलब कि इसको हर वक्त मस्त नहीं रहने दे रही है, यानी इसका दम घोट देंगी, मतलब इसको खुलकर नहीं जीने देंगी, इसको उस शक्ति के दबाव में मस्ती छोड़नी पड़ेगी, घुट घुट कर जीना पड़ेगा, ये इसकी समस्या है। रूब्रिक है इसमें डेल्यूजन मैन परफोरेट इज थ्रोट विद ए गिमलेट, मैन इन द रूम इंटेंडिंग टू, मतलब हुआ इसका हिंदी में कि सुराख करने वाली मशीन से कमरे में मौजूदा पुरुष माने कोई शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली परिस्थिति इसके गले में सुराख करने का प्रयास कर रहा है। अब किसी के गले में सुराख करा जाएगा तो उसको तकलीफ भी होगी और उसका सांस लेने में भी कठिनाई होगी, यानी वो आसानी से फिर जी नहीं पाएगा शांति से। और ये कौन कर रहा है, उससे ज्यादा शक्तिशाली इंसान उसको ऐसी स्थिति में डालने की कोशिश कर रहा है, और उससे बचना इसके लिए मुश्किल है क्योंकि वो शक्तिशाली भी है और इसके साथ इसके कमरे में मौजूद भी है। तो इस रूब्रिक की भावना को हम समझने का प्रयास करते हैं। गिमलेट का मतलब होता है कि ऐसी मशीन जिससे सुराख किया गया तो सुराख अवश्य हो जाएगा। इन द रूम माने कमरे में होने का मतलब है ऐसी शक्ति जो उसके गले में सुराख करने का प्रयास कर रही है और वो उसके आसपास ही मौजूद है, इसको जरा सा भी आराम नहीं करने देगी, क्योंकि कमरा वो स्थान है जहां पर व्यक्ति मस्त होकर अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है, उसी के कमरे में आ गया है। अगर ऐसी जगह कोई सुराख करने वाली शक्ति मौजूद हो तो व्यक्ति का शांति से रहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो छेद करने वाली मशीन एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में है, अतः उससे बचना भी मुश्किल है, अर्थात कोई उसकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी को दूसरे रूब्रिक के सहायता से भी दर्शाया गया रिपर्टरी में, फियर सफोकेशन ग्वाइटर इन, मतलब अर्थात ग्वाइटर के कारण उसका दम घुट जाएगा, ऐसा डर इसको लगता है। अब ग्वाइटर क्या चीज होती है? थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है, थ्रोट में, उसका साइज अगर बढ़ने लगे तो उसको फिर हम ग्वाइटर कहते हैं। तो ग्रंथि के आकार जरूरत से ज्यादा आकार बढ़ने के कारण होता है। अगर ये बढ़ता जाएगा तो फिर जो हमारी सांस की नली है उस पर दबाव बनाएगा, जिसके कारण उसको फिर जैसे नली घुटेगी तो श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा। तो थायराइड के ज्यादा बढ़ने के कारण उसका दम ही घुट जाएगा, अर्थात उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा, जहां वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएगी। दम घुटने का मतलब होता है कि जहां आप खुल के सांस ना ले पा रहे हो। तो खुल के सांस कब नहीं ले पाओगे? जब आपके ऊपर कोई प्रेशर होगा, तो उसमें तो कठिनाई होगी, दुखी हो गए आप, परेशान हो गए, खुश नहीं रह पाओगे, तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी।
तो थायराइड के कारण मृत्यु भी हो जाएगी, मतलब ऐसा हो सकता है, इसको लगता है। मृत्यु होने का मतलब है कि वो फिर आप जो हंसी खुशी मस्ती वाला व्यक्तित्व वो आपका खत्म होके फिर रो रो के जीने वाली स्थिति आ जाएगी आपकी। क्योंकि थायराइड हमारे शरीर का ही अंग है, इसलिए इससे बचना भी मुश्किल है। अतः ऊपर बताए गए दोनों रुब्रिकों का एक ही सूक्ष्म अर्थ है कि कोई शक्तिशाली शक्ति उसकी स्वतंत्रता खत्म करने का प्रयास कर रही है। जैसे सास है वो बहू को सता रही है, कोई बॉस है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को तंग करके रखे हुआ है उसने, ऐसे उसको अपनी मर्जी से जीने नहीं देगी, उनको दबाने का प्रयास कर रही है। और ये शक्ति उसके हालात, उसका ऑफिसर, कोई दबंग व्यक्ति, रिश्तेदार वगैरह वगैरह कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार का दम घोटू वातावरण उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपना जीवन मस्ती में बिना किसी रोक टोक के जीना चाहती है। ये MIF की क्वालिटी है। जैसे कि एक महिला जिसके छोटे से फ्लैट में बहुत ज्यादा सामान ठूस दिया जाने से उसके घर में इधर उधर जाने में अड़चने आने लगी हैं, तो वो अपने ही घर में खुलकर विचरण नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उसके मन में उदासी रहने लगी है। इसलिए जब भी ऐसे हालात बनते हैं कि जिनमें वह खुलकर अपने को अभिव्यक्त यानी मैनिफेस्ट ना कर सके, अपनी मर्जी से कुछ काम ना कर सके, तो उसको किसी सीमित या निश्चित विचारधारा वाले रास्ते पर चलना पड़ता है, तो उसको उससे परेशानी होती है। ऐसे हालात उत्पन्न होने की संभावना से ही मनुष्य उसके मन में डर उत्पन्न होने लगता है। फियर क्लोज्ड प्लेसेस नैरो प्लेसेस इन। जैसे मान लो उसको कहा जाए भाई तेरे को तो बहू है घर की, अगर उसको कहा दबाव डाला जाता है नहीं नहीं तेरे को घूंघट पहन के रहना है, तेरे को ऐसे करके रहना है, तो एक बंदिशें जब उसके ऊपर लग गई तो फिर वो उन बंदिशों को सह नहीं पाती है, खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि उसको तो खुल के जीने की आदत है। तो फियर क्लोज प्लेसेस नैरो प्लेसेस इन। परंतु वह हालात के निराकरण के लिए यानी उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं करती है, परंतु हालात का दबाव बहुत ज्यादा वो महसूस भी करती है, जिसके कारण उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है, ऑफेंडेड इजिली, क्वेलसम, रेस्टलेसनेस, कॉन्ट्राडिक्शन, इज इंटॉलरेंट ऑफ, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। तो दबाव इतना ज्यादा होता है कि धीरे धीरे उसके मस्तिष्क को सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होने लगती है, यानी माइंड थकने लगता है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड। परंतु ये दबाव को सहती रहती है, क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा यानी कॉन्शियंस बहुत ज्यादा होती है इसमें। रूब्रिक है कॉन्शियंस अबाउट ट्राइफल, छोटी सी बात जो हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं एक बार भी सास ससुर से नहीं कहूंगी कि सामान बेच दे, हालांकि वो बेच सकते हैं। तो इसको बड़ों को जवाब देना अच्छा नहीं लगता, और ये अपने से बड़े लोगों का सम्मान भी करती है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखती है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जिसके द्वारा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अच्छा, ये बिना किसी चाहत के भावनात्मक लगाव के कारण दूसरों की, चाहे वो इसके जानकार लोग हों चाहे ना हो, सबकी मदद करना चाहती है, सबकी देखभाल करना चाहती है, और उनकी देखभाल में ये इतना खो जाती है कि उसको अपनी तकलीफों का बिल्कुल ख्याल तक नहीं रहता। यहाँ तक कि अगर कोई ट्रेन में इसके साथ सफर कर रहा है, उसको कोई परेशानी है, तो बजाय ये देखने के भाई मैं इसको लग जाऊंगी तो मेरा सामान वामान सब भूल के उसी की देखभाल में लग गई, जैसे इसको अपना कोई जीवन रहा ही नहीं है। एक और एक महिला है जिसके गले में सूजन के दर्द के कारण और तेज बुखार है। हाँ, उसको अपने 1 वर्ष के बच्चे के जन्मदिन की तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि गई तो मायके में है, तो मायके वालों का काम था कि भाई उसको तैयारी करें जन्मदिन की, तो पर वो किसी कारण नहीं कर पाए, तो इसी को करनी पड़ रही है। तो वो इस तैयारी में इतना ज्यादा खो जाती है कि उसको बुखार और गले का दर्द जरा भी महसूस तक नहीं होने देता। जब जन्मदिन का उत्सव समाप्त हो जाता है तो फिर उसका गला दर्द और बुखार उसको महसूस होने लगता है। मतलब जब ये मायके गई थी जन्मदिन मनाने बच्चे का, तब इसको बुखार था, गला दर्द था, बहुत परेशान थी, पर वहां जाके से पता लगा कि 2 दिन ही रह गए जन्मदिन मनाने में और
सामान कुछ है नहीं, तैयारी कुछ नहीं है, इसी को करनी है। तो ये फिर पूरी जी जान से उसकी तैयारी में जुट गई। फिर ये गला दर्द, बुखार, सुखार सब भूल गई। एक बार भी ध्यान नहीं आया कि उसको तो बुखार है, गला दर्द है। तो जब जन्मदिन का उत्सव समाप्त हो जाता है तो फिर उसका गला दर्द और बुखार महसूस होने लगता है। तो इसको MIF 200 की एक खुराक देने से इसकी तकलीफ सारी ठीक हो गई थी। नेक्स्ट, जब ये मेरे पास दवाई लेने आई थी तो इसने बहुत चटक, मतलब बहुत डार्क कलर, जो ब्राइट कलर के रंगों के राजस्थानी सूट और दुपट्टा पहना हुआ था। और बार बार ये अपने दुपट्टे को कभी इधर कभी उधर, कभी सर पे कभी, मतलब जैसे उसका मजा ले रही है, उस दुपट्टे का, सूट का एक आनंद उठा रही है, ऐसे करे जा रही है। यानी चहक रही है कि उसने ये इस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, वो बड़ा मजा आ रहा है उनको कपड़ों में। तो उसको पहनकर ये अति प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी, जैसे तो वो एक सुंदर महिला खुशी से चहक रही हो। यह दुपट्टे को तरह तरह के अंदाज में हिला हिलाकर तरह तरह की अदाएं दिखा रही थी। तो ऐसी खुशी MIF की, उसकी अच्छी अवस्था की खासियत है, मर्थ इलेटेड। और जब किसी भी कारण से उसकी इस खुशी को दबाया जाता है, इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है, तो फिर ये बीमार होने लगती है। यहीं से इसमें उदासी, थकान, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। फिर तो किसी भी काम में इसका मन नहीं लगता, आलस आता है, लेजीनेस आने लगती है, सारा दिन सोने का मन करता है। रूब्रिक है इनडिस्पोज टू डू एनीथिंग विद डिजायर टू लाई डाउन एंड रेस्ट। परंतु स्वयं को बहुत ज्यादा ये बीमार नहीं समझती है और कोई विशेष नकारात्मक लक्षण की शुरुआत भी इसमें नहीं होती है। रूब्रिक है सी फील्स पर्टिकुलरली वेल एंड हैज नॉट एन अनप्लेजेंट सिम्टम। परंतु अगर ऐसा ही रोक टोक लंबे समय तक बनी रहे तो फिर धीरे धीरे इसमें नेगेटिव सिम्टम उत्पन्न होने लगते हैं, परेशानी वाले सिम्टम आने लगते हैं। एक केस है, एक 28 वर्षीय लड़का जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अपने से कमजोर लोगों पर वो आपा खो बैठता है, परंतु अपने से शक्तिशाली लोग, यानी जिससे उसको पीटे जाने का डर होता है, कि सामने तो वो गुस्से से कांप रहा होता है, परंतु उससे माफी मांगकर बात को खत्म कर देता है। इसके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, परंतु जब इसकी नव विवाहिता पत्नी, मतलब अभी इसकी शादी को 1 वर्ष हुआ है और पत्नी इससे दूर रहती है, 15-20 दिनों बाद ही आपस में इनकी मुलाकात हो पाती है। तो जब इसकी नव विवाह पत्नी इसके पास होती है, तब इसको जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता, दर्द का ख्याल तक नहीं आता, और जब ये सो जाता है तब भी इसको दर्द महसूस नहीं होता। तो इसको MIF 200 देने से शीघ्र ही ये बिल्कुल समस्या ठीक होगी, दर्द वगैरह होने की। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ऊर्जावान लोग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। यात्रा करने की अथवा किसी भी कार्य में लगे रहने की इनमें तीव्र इच्छा होती है। तो यात्रा में तो जिम्मेदारियां नहीं होती, मस्ती होती है। इसीलिए ये लोग ऐसे जॉब का चुनाव करते हैं जिसमें यात्राएं करने की संभावनाएं हो या इनको यात्रा करने को मिलता रहे। मतलब लोग उत्तेजना पसंद करने वाले लोग होते हैं MIF, उसी में इसको आनंद मिलता है। अब ये लोग बहुत ज्यादा बात करने वाले लोग, हमेशा ही खुशी के कारण चहकते रहने वाले लोग होते हैं, इलेटेड, मर्थफुल, एक्सीलरेशन। इनको जैसे तो खुशी का दौरा पड़ता है, इतनी तीव्र ऊर्जा का प्रवाह इनको अति गुस्सैल भी बना देता है। खास तौर पर जब इनको किसी धोखे का एहसास होने लगे तो ये फिर एकदम उस व्यक्ति पे क्रोध भी करते हैं, जिससे कि इनको जो धोखा देने की संभावना जिसकी होती है। अब इसको ऐसे सपने आते हैं कि उनको पेशाब करना है, और इसी स्वप्न के कारण, इसी सपने के कारण उनका फिर वीर्यपात हो जाता है, यानी सेमिनल इजैकुलेशन हो जाता है। परंतु ऐसे स्वप्न किसी भी रोगी के लिए दवाई का चुनाव करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आप ये नहीं है कि ऐसा स्वप्न आया तो आप उसको दवाई दे दोगे। अब यहाँ लगभग इसका इतना ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसी के आधार पर मैंने कई केस ठीक किए हुए हैं। तो अभी मैं कुछ लक्षण दे रहा हूं जो केवल MIF में ही पाए जाते हैं और मेट्रिया मेडिका की किसी और दवाई में नहीं पाए जाते। ये हैं केयर्स,
symptoms disappear during cares. Delusion, man perforate his throat with a gimlet, man in the room intending to. थर्ड है fear, suffocation, goitering, singing, sadness after. तो ये कुछ छोटे रुब्रिक हैं जिनका आपस में कोई बहुत गहरा तालमेल नहीं बनता है, पर अगर आप इस सूक्ष्मता से देखना शुरू करोगे तो ये सारे रुब्रिक मिलके उसके व्यक्तित्व को अच्छे से दर्शाते हैं कि ये एक मस्ती मारने वाला, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति होता है जो न केवल अपनी खुशी का ध्यान रखता है बल्कि दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखता है, यानी सबके साथ खुश रहता है ये। परंतु जब इसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके कारण इसकी खुशी दबने लगे, बीमारी हो, कोई इंसान हो, तो फिर ये परेशान होने लगता है क्योंकि इसकी जो स्वभाव है उसके विपरीत चीजें जाने लगती है। तो फिर इसमें उदासी, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह आने लगते हैं। तो उस हालत में भी अगर इसको कोई ऐसा काम मिल जाए, ऐसे हालात मिल जाएं जहां ये खुद अपना दिमाग को खुद उसमें शामिल करा दे, पूरी तरह से खो जाए, तब इसको फिर अपने किसी भी समस्या का ध्यान नहीं आता है। तो इस अकेले रुब्रिक पे हम इसको केसेस को, बातों को ठीक कर सकते हैं।